आर्टिकल, तो जब मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपनी का रजिस्टर हो जाएगा तो रजिस्टर होने के बाद इनकी एक इफेक्ट बनेगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को जैसे ही रजिस्टर किया तो यहां पे ये एक बनता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच हो रहा है, बेसिकली मेंबर्स के और कंपनी के बीच। तो इससे कुछ ना कुछ बाइंडिंग लायबिलिटीज क्रिएट होगी जो कि कंपनी को भी कॉम्प्लाई करनी है और मेंबर्स को भी कॉम्प्लाई करनी है। तो देखिए, एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ लीगल रिलेशनशिप आर फॉर्म बिटवीन डिफरेंट पार्टीज एंड द कंपनी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। फर्स्ट वन, बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी। तो सबसे पहला जो यहां पे एग्रीमेंट बनेगा वो सबसे पहला एग्रीमेंट बनेगा पॉइंट नंबर 1, मेंबर्स एंड कंपनी। Members and company. So between members and company, the memorandum and article constitute a contract between members and company. In consequence, members are bound to the company under statutory covenant. For instance, it has been held in Bradford Banking Company versus Briggs that where the articles give the company any lien upon each share of the debt due by shareholders to the company, and where the shareholder mortgage his share and the mortgagee serves notice thereof upon the company, the mortgagee would have priority over the company only if shareholder had incurred a liability to the company after notice of the mortgage was given to the company. If on the other hand, the shareholder had incurred a liability before notice of the mortgage was given to the company would have priority. अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है और इस कंपनी का किसी शेयर होल्डर के साथ एक रिलेशन तो बनेगा, राइट? तो इस शेयर होल्डर ने कहीं पे शेयर जो है वो मॉर्गेज कर दिए और इसका नोटिस जो है वो कंपनी को इंटीमेट कर दिया कि भाई देखिए आपकी कंपनी के शेयर्स मेरे पास है और इनका मैं मॉर्गेज कर रहा हूं किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट में। तो इस शेयर होल्डर की जो कोई भी असेट है उस पे सबसे पहला राइट बनेगा इस मॉर्गेजी का। मॉर्गेजर मतलब कौन? तो शेयर होल्डर। और मॉर्गेजी मतलब कौन? तो जिनके नाम पे शेयर मॉर्गेज हो रहा है वो, तो मॉर्गेजी का राइट बनेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई नोटिस इंटीमेट नहीं किया है तो उस केस में ये जो शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर की सबसे पहली लायबिलिटी जो है ये फर्स्ट राइट बनेगा कंपनी का, मॉर्गेजी का नहीं बनेगा, राइट? तो यहां पे एक रिलेशनशिप बनता है कौन कौन से पर्सन के बीच? एक मेंबर और कंपनी के बीच, राइट? अब देखिए सेकंड पॉइंट आपके पास है कि बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर, सो व्यूज डिफरेंट ऑन द क्वेश्चन एज टू वेदर and how far memorandum and article bind the company to the members on a view that is bound just as its members are. Another view is that company is not wholly bound, but it seems that court instead of conforming to either of these views have elected to take a via media. It is not true to say that company is wholly bound so that any member can enforce any article against it, but it is bound to the extent that any member can sue it so as to prevent any breach of article which is likely to affect his right as a member of the company. देखिए यहाँ पे उल्टा केस है कि कंपनी एंड मेंबर। देखिए पॉइंट नंबर 2, अब कंपनी और मेंबर के बीच भी एक रिश्ता बनता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी और मेंबर, इसमें कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी इज व्हाट? लायबल टू whom? मेंबर। ये तो कुछ नाइंसाफी वाली बात हो रही है, पर फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एक्ट या फिर एक्टिविटी ऑफ कंपनी which is overruling the article of association, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ओवररूल करती हुई
कोई भी एक्टिविटी अगर कंपनी ने की है और जिसकी जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ विच इज ऑपोज टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के अगेंस्ट में कोई भी इसकी इफेक्ट आ रही है, सो इन दैट केस फ्रेंड्स मेंबर इज हैविंग राइट टू बाइंड द कंपनी बाय फाइलिंग केस अगेंस्ट द कंपनी। तो वहां पे कंपनी के अगेंस्ट में मेंबर केस फाइल कर सकता है और कंपनी को बाइंड कर सकता है कि आप जो कोई भी एक्टिविटी करो वो हमेशा इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, ओवररूल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर सी, बिटवीन मेंबर्स इंटर से। मेंबर्स इंटर से देखिए पॉइंट नंबर 3, मेंबर्स इंटर से। मेंबर्स इंटर से में देखिए वहां पे लिखा है कि इन द केस ऑफ वुड्स एंड ओडेसा वाटर वर्क्स कंपनी 1989, स्टर्लिंग जे ऑब्जर्व the article of association constitute a contract not merely between the shareholders and the company but between each individual shareholders and every other. The foregoing principle had been further clarified that decision in another English case, Welton versus Safari 1897 English case था। In this case, the learned judge observed that it is quite true that article constitute a contract between each members of the company, but article do not any the less, in my opinion, regulate the right inter se. Such right can only be enforced by or against member through the company or by the liquidator representing the company, but no member has as between himself and other member and right beyond that which the contract which company gives him। देखिए अब यहाँ पे क्या बात है, ये वर्डिंग्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेज में आपको दिए गए हैं, बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे पता हो कि जब कोई कंपनी बनती है तो मेंबर ए एंड मेंबर बी, ये दो मेंबर बने। ये मेंबर तभी बने जब कोई कंपनी बनी, तो इन दोनों के बीच जो कोई भी रिलेशन है, ये रिलेशन इस कंपनी के कारण है। अगर ये कंपनी नहीं है तो ये रिलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है वहां पे ट्रायंगल बनता है, कंपनी, मेंबर 1, मेंबर 2, इन तीनों को इस पर्टिकुलर कंपनी के हर एक रूल्स रेगुलेशंस को कॉम्प्लाई करना है। अब कभी भी किसी भी एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन या एलिगेशन करना है तो वो हमेशा थ्रू कंपनी करवा सकता है, वो डायरेक्ट कोई भी केस उसके ऊपर दर्ज नहीं करवाएगा, क्योंकि सबसे पहला रिलेशन जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो कंपनी और मेंबर्स के बीच में ही आते हैं। हाँ, अगर इसका कोई इंटरेस्ट अवॉइड हो रहा है तो वो दूसरे के ऊपर थ्रू कंपनी प्रोसीडिंग कर सकता है, डायरेक्टली उस मेंबर के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। राइट, ये एक इंग्लिश केस में देखा गया था और उसका जजमेंट है। आगे देखिए, so this position is not free from controversy because of the conflict of the judicial opinion. In fact, until the decision of Rayfield versus Hands 1960, weightage of judicial opinion was against a member being bound to other member. In this case, the article of a private company provide that every member who intends to transfer shares shall inform the directors who will take the said shares equally between them at a fair value. It was held that article bound the directors as member to do so, and that this obligation was a personal one which could be forced against them by other members directly without joining the company as a party. Obviously, court was influenced by the fact that the company was private company, which bears a close analogy to the partnership. यानी कि
ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें ये बताया था कि एक कंपनी फॉर्म हुई थी, उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बताया था कि कंपनी के ए बी सी डी ई इतने शायद डायरेक्टर मेंबर्स हैं, उसमें से ए जो है वो कौन है, डायरेक्टर है, और ये कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अब मान लीजिए कि ई को अपने शेयर्स नहीं चाहिए, वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताया था कि ये सारे शेयर्स ए को अपने पास रखने हैं और इन शेयर्स का फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है बाकी रहे सारे मेंबर्स के अंदर अलोंग विथ ही हिमसेल्फ। तो ये ऑब्लिगेशन इंपोज किया गया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, और उसमें बताया था कि जो कोई भी मेंबर अपने शेयर बेचना चाहेगा उसे डायरेक्ट कंसर्न होगा डायरेक्टर के पास। तो यहां पे एक रिलेशन इन दोनों के बीच बना दिया गया, पर फिर भी वहां पे एक और एक्सेप्शन आया कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अब इक्वल टू पार्टनरशिप बिजनेस ही होता है, तो इंटरनली ये लोग अपना बिजनेस या फिर अपना ट्रांजैक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी, इट्स टू मच टफ टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स एंड टू रिजोल्व द केस रिगार्डिंग टू द मेंबर्स इंटरसे, यानी मेंबर्स के बीच की अगर आपसी कोई तकरार हो तो उस तकरार को सॉल्व करना ये पब्लिक कंपनी के केस में बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वो हमेशा थ्रू कंपनी ही जा सकता है। आगे देखिए, बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, तो ये आएगा आपके लिए पॉइंट नंबर 4, कंपनी एंड आउटसाइडर। तो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में भी एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन के थ्रू देखिए क्या बताया है कि द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल डू नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, अंडरलाइन कर दीजिए, डू नॉट constitute a contract between company and outsider. Neither company nor the member are bound by article to outsiders. Since these constitute a contract between member inter se and outsider is not party to the article, although he may be named therein. भले ही outsider का नाम अंदर है पर उसके पास कंपनी का कोई भी बाइंडिंग पावर नहीं है। अब नाम उसके आर्टिकल में है तो वो किस तरह से होना चाहिए, तो वो होगा शायद प्रोफेशनल के तौर पे, कोई अपना लीगल प्रैक्टिशनर हो, एडवोकेट हो, या तो फिर कोई सीए सीएस या सीएमए वाला बंदा हो कि जिसका नाम वहां पे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रखा गया था आर्टिकल में, राइट। तो वो कंपनी को कोई भी लायबिलिटी में बांध नहीं सकता क्योंकि उसके और कंपनी के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, राइट। सो nonetheless any outsider is entitled to assume that in respect of the contract entered into with him all the formalities required to be carried out under the article or memorandum have been duly complied with. So यहाँ पे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, आर्टिकल जो है वो बाइंड नहीं करता है। अगर सेपरेट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इन नॉर्मल पार्लेंस ये कोई भी एग्रीमेंट कहाँ पे, कंपनी और आउटसाइडर के बीच नहीं है। तो यहाँ पे 3 तरह की ऑब्लिगेशंस है। फर्स्ट वन इज मेंबर्स की कंपनी के अगेंस्ट में, दूसरी है कि कंपनी की मेंबर्स के अगेंस्ट में, और तीसरी है मेंबर्स इंटर्स है जो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, और चौथे में तो ना ही बोल दिया है कि ऐसा कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है ही नहीं कंपनी के पास, कंपनी और उसके आउटसाइडर के बीच। ओके।